प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र की इस कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का विधिवत व्याख्या किया, 5 वर्गीकरण में परिभाषाएं आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आज आपका जो अगला टॉपिक है वह है अर्थशास्त्र की प्रकृति। प्यारे बच्चों, इस संसार में प्रत्येक विधा की, प्रत्येक ज्ञान का अपना अपना स्वभाव होता है। यहाँ तक कि व्यक्ति, संगठित समाज या जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं उन सभी का अपना अपना स्वभाव होते हैं। आग का स्वभाव है जलाना, सूर्य का स्वभाव है चमकना, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक उसी तरह से विषयों के भी स्वभाव होते हैं, प्रकृति होते हैं। तो आज हम इस अर्थशास्त्र की उसी स्वभाव के बारे में, उसी प्रकृति के बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब भी विषय के स्वभाव की बात की जाती है तो हमारे सामने 2 चीज़ें आती हैं कि क्या यह विषय विज्ञान होता है या कला के रूप में होता है। अब यदि यह विज्ञान है तो कौन सा विज्ञान है? सकारात्मक विज्ञान है कि आदर्श विज्ञान? आप लोग परिभाषा को देख रहे होंगे तो एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान कहा, मार्शल पीगू, कैनन इत्यादि ने इसे सामाजिक विज्ञान के रूप में कहा, रॉबिन्स ने इसे वास्तविक विज्ञान की संज्ञा दिया और सैमुअल्सन, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसे आदर्श विज्ञान के रूप में बताने का प्रयास किया है। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको समझाने में सफल होऊंगा जिससे कि आप इसके स्वभाव को भली भांति समझ सकें और भविष्य में आप बता सकें कि अर्थशास्त्र का स्वभाव कैसा होता है। सबसे पहले बच्चे, हम इस तथ्य को ध्यान में देते हैं कि अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या विज्ञान होता है। तो 2 भागों में हम इसको बांट करके अध्ययन करना चाहेंगे, क्योंकि विज्ञान भी 2 भागों का होता है, 2 प्रकार के होते हैं। एक सकारात्मक विज्ञान होता है, दूसरा आदर्श विज्ञान होता है। सकारात्मक विज्ञान वो होता है जिसमें ये गुण पाए जाते हैं कि सुव्यवस्थित अध्ययन होता है, उसका वैज्ञानिक नियम होते हैं, वह कारण एवं प्रभाव के संबंध की व्याख्या करता है, कारण बताता है, प्रभाव बताता है और नियमों को सत्यापित करता है कि हाँ H2O है। आपने देखा होगा, आप पढ़े भी होंगे कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिल करके क्या बना देते हैं? पानी बना देते हैं। अब ये सर्वसिद्ध है, ये प्रयोगशाला में निश्चित हो सकता है। ठीक है, तो क्या हमारा अर्थशास्त्र भी सकारात्मक विज्ञान के लक्षणों को समाहित करता है? इस पर हम चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, सुव्यवस्थित अध्ययन की जब बात की जाती है तो धन या संपत्ति अर्थशास्त्र में जब धन या संपत्ति की
बात की जाती है तो इसके संबंध में उत्पादन, उपभोग, उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण जैसे अर्थशास्त्र के जो ये प्रमुख क्षेत्र हैं, इन्हीं के क्रम में धन और संपत्ति का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो गुण सुव्यवस्थित अध्ययन का विज्ञान में, सकारात्मक विज्ञान में होता है, वह हमारे अर्थशास्त्र में भी पाया जाता है। ठीक है। दूसरा है वैज्ञानिक नियम। खोज के द्वारा एक निश्चित वातावरण में वैज्ञानिकों के द्वारा जो खोज किए जाते हैं, जो नए ज्ञान किए जाते हैं, उसका नियम बनता है, वो वैज्ञानिक नियम होता है। आप लोग सुने भी होंगे। क्या अर्थशास्त्र में भी इसी तरह से नियम है? हाँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल है। और यही कारण है कि उसे वह विज्ञान की श्रेणी में ले जाता है। अर्थशास्त्र में मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, तटस्थता का नियम, रोजगार का नियम, लाभ का सिद्धांत, ये रोजगार का सिद्धांत, ये तमाम चीजें हैं जो नियम और सिद्धांत इस तरफ इंगित करते हैं कि अर्थशास्त्र भी विज्ञान की श्रेणी में जाता है। और यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों ने अर्थशास्त्र को विज्ञान माना। तीसरा, कारण एवं प्रभाव संबंध। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र का मूलभूत जो कार्य है वह क्या करता है कि कारण और प्रभाव की व्याख्या करता है। कारण और प्रभाव को बताता है कि इसके कारण ये ऐसा हुआ। ठीक है। कोरोना वायरस आज वर्तमान में फैला है, तो किसके कारण फैला है? तो कोरोना कोविड-19 किसके कारण फैला है? तो वायरस के कारण फैला। वायरस क्या है? ये विज्ञान हमें बताता है। ठीक है। ठीक उसी तरह से जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में भी कारण और प्रभाव स्पष्ट होता है। जैसे किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ठीक है। किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ये क्या है? ये आपका कारण होगा। और इस कारण का परिणाम क्या हुआ या प्रभाव क्या पड़ा कि उस वस्तु की मांग में कमी हो गई। ये आपका प्रभाव है। ये क्या है? आपका प्रभाव है। अब देखिए यहां पर कारण स्पष्ट हो गया कि किसी वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उसका प्रभाव यह पड़ता है कि उस वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। अर्थात ये कारण और प्रभाव जो बता रहा है विज्ञान की भांति बता रहा है। और इसके साथ साथ दोनों के बीच में संबंध कैसा है, अर्थात वो संबंध धनात्मक है कि ऋणात्मक है, इसको भी बताने का कार्य करता है। कारण और प्रभाव और संबंध की व्याख्या करता है। यहां इन दोनों के बीच जो संबंध है वो है ऋणात्मक। ठीक है। तो ऋणात्मक संबंध भी बता दिया, कारण और प्रभाव बता दिया, जो स्पष्ट रूप से विज्ञान में भी ऐसा ही होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि आपका जो अर्थशास्त्र है वह विज्ञान की श्रेणी में जाता हुआ दिख रहा है। चौथा है नियमों का सत्यापन। प्यारे बच्चों,
जिस प्रकार से विज्ञान में नियमों का सत्यापन होता है, उसी तरह से अर्थशास्त्र में भी नियमों का सत्यापन होता है। और यही कारण है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने नियमों को सत्यापित करते हुए विभिन्न प्रकार के नियमों को आगे, चूंकि प्रगतिशील होता है आपका अर्थशास्त्र, तो आगे भी नियमों को सत्यापित करते हैं और नए नियम बनाते हैं, और वो आपके या मानव समाज के कल्याण के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, अब हम जब बात कर लिए कि हाँ अब तो ये इन तर्क के आधार पर जो हमने ये तर्क दिया, ये सकारात्मक विज्ञान के संबंध में तर्क थे। ठीक है, अब इस तर्क के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपका अर्थशास्त्र क्या है, एक सकारात्मक विज्ञान। अब हम बात करते हैं आदर्श विज्ञान के संदर्भ में। तर्क हम आपके सामने अब रखेंगे कि क्या अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान भी है। आइए बच्चों, हम जब इस सकारात्मक विज्ञान के संबंध में जो तर्क दिया, उसमें एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी बढ़ी है। ये हमने अर्थशास्त्र को विज्ञान के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया, तो हमें पता चला कि यह हमें जवाब देता है या ये कि भारत में बेरोजगारी बढ़ी है। अब हम इसी को आदर्श विज्ञान के रूप में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आदर्श विज्ञान वह विज्ञान है जो हमें ये बताने का कार्य करता है कि अगर कोई आर्थिक समस्या समाज में उत्पन्न हुई है तो उस आर्थिक समस्या को बताने का कार्य किया आपका सकारात्मक विज्ञान। ठीक है, लेकिन उस आर्थिक समस्या के समाधान हेतु जो युक्ति, जो विधि बताई जाएगी, वह आदर्श विज्ञान का अंग होगा। क्या होगा? आदर्श विज्ञान का अंग होगा। ठीक है, अर्थात पुनः एक बार देख लीजिए कि सकारात्मक विज्ञान हमें यह बताता है कि क्या है, क्या था, जबकि आदर्श विज्ञान हमें यह बताएगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य के कल्याण की जब बात होगी तो कल्याण उसका तभी होगा जब उसे यह बताना चाहिए कि आप ऐसा ना करके ऐसा करिए। ठीक है, और इसी चीज को मार्शल ने अपनी परिभाषा में उल्लिखित किया था और उन्होंने अर्थशास्त्र को क्या माना था? आदर्श विज्ञान के रूप में माना था। अब जब हम ये बात कहें कि भारत में बेरोजगारी बढ़ी है, तो ये एक समस्या पूरे भारतीय समाज के सामने था और उसका खोज हो गया। वैज्ञानिक पहलू के आधार पर यह निश्चित हो गया, ये तथ्य सामने आ गया कि भारत में बेरोजगारी बढ़ी है। तो भारत में जब बेरोजगारी बढ़ी है तो इसका आदर्श विज्ञान क्या कहेगा कि भारत में बेरोजगारी बढ़ी है तो ये कैसे ठीक होगा। अर्थात जब हम मांग एवं पूर्ति, इन दोनों शक्तियों को, मांग एवं पूर्ति जैसी शक्तियों को नियंत्रित करेंगे। ठीक है, अब नियंत्रण का मतलब इसको कम करना नहीं है, हमें मांग एवं पूर्ति को बढ़ाएंगे तो भारत में जो बेरोजगारी बढ़ी है वह क्या होगी?
कम होगी। ये हमें सुझाव मिला। ये पहलू अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान के तरफ ले जाता है। इसलिए अब हम अगर इसको निष्कर्ष के रूप में कहें तो आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र सकारात्मक विज्ञान के साथ साथ आदर्श विज्ञान या आदर्शक विज्ञान भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र कला के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चों, कला क्या होता है? कला किसी भी ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। केवल ज्ञान जान लेना, प्राप्त कर लेना उपयोगी नहीं होता, अर्थात कला पक्ष जो है वह उसकी उपयोगिता कैसे सिद्ध होगी, कितने बेहतर तरीके से सिद्ध होगी, कितने लोग उसे लाभान्वित होंगे, इस पर फोकस करता है। हम अगर ज्ञान जान लिए और मुझे पढ़ाने ही नहीं आता है, हम आपको सिखा नहीं पाते हैं, इसका मतलब कि हमारा कलात्मक पक्ष जो है वो कमजोर है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हमने इन सब चीज़ों की जानकारी किया, हमें सकारात्मक विज्ञान ने बताया ये बात, उसमें हमने ये शक्तियों को नियंत्रित करने की बात हमने किया ताकि हमारा बेरोजगारी की दर जो है बढ़े, हमारा आर्थिक विकास हो, तो वो कैसे हो जब तक कि उसका क्रियान्वयन न किया जाए। ये कागजों की बात हो जा सकती है, लेकिन जो कलात्मक पक्ष होता है वह बिल्कुल धरातल पर वर्क करने से, क्रिया करने से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपका अर्थशास्त्र उस पक्ष को भी मजबूत करता है जो विज्ञान, अर्थशास्त्र जो विज्ञान के रूप में या सकारात्मक या आदर्श विज्ञान के रूप में जो मानव कल्याण के लिए धरातल पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उस दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र कला भी होता है। अतः यह बात सिद्ध किया जा सकता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। क्लियर? अगर विज्ञान है तो वह सकारात्मक विज्ञान और आदर्श विज्ञान दोनों है, और यही कारण है कि अर्थशास्त्र का महत्व वर्तमान में उसी तरह से मौजूद है जैसे एडम स्मिथ के ज़माने में था। ठीक है, तो आज प्यारे बच्चों इस अर्थशास्त्र का जो परिचय का जो अध्याय आपका चल रहा था वो आज यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप इसे समझ लिए होंगे और आप इसे अपने उत्तर पुस्तिका में एक बार ज़रूर लिख लीजिएगा, जिससे कि अस्थायी रूप से आपके मानसिक पटल पर अंकित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।